गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर में मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर में मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो मॉडल टेस्ट पेपर 1 में आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 इंक्लूडेड है। तो आज आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का रिवीजन करना होगा। और हम इस मॉडल टेस्ट पेपर में चैप्टर 1, 2, 3 का रिवीजन करेंगे। ओके, क्या करेंगे? हम इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है मॉडल टेस्ट पेपर 1 की, वो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको क्या करना है? आपको जो भी सेंटेंस दिया है उसको पढ़ना है और उसमें जो भी आपका सही विकल्प है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। जैसे देखिए, जो हमारा का नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियम का संग्रह होता है। भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने के नियम का संग्रह किस में होता है बताइए? व्याकरण में होता है, गणित में होता है या फिर विज्ञान में होता है? बताइए मुझे, किस में होता है? व्याकरण में, गणित में या फिर विज्ञान में? किस में होता है बच्चों? व्याकरण में। व्याकरण ही तो होता है जिससे हम भाषा शुद्ध बोलना सीखते हैं, शुद्ध लिखना सीखते हैं, है ना? तो भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियम का संग्रह व्याकरण में होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? व्याकरण में। चलिए उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है आपका वो देखिए। तो सेकंड सेंटेंस क्या है बच्चों? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। मतलब आपकी जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12। बताइए कितनी होती है बच्चों? 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। क्योंकि आपके स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं, है ना? चलिए, तो अब हम अपना गा नंबर का सेंटेंस देखते हैं, गा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो गा नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो कहलाता है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है वह क्या कहलाता है बताइए मुझे? वाक्य कहलाता है, शब्द कहलाता है या फिर निरर्थक शब्द कहलाता है? बताइए आप। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है वह क्या कहलाता है? जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह क्या कहलाता है? बताइए आप। वाक्य कहलाता है, शब्द कहलाता है या निरर्थक शब्द कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? शब्द कहलाता है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आपको मॉडल टेस्ट पेपर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आई? चलिए, तो अब हम मॉडल टेस्ट पेपर 1 की सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज क्या है? तो बच्चों, हमारी मॉडल टेस्ट पेपर 1 की जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है वो क्या है? रिक्त स्थान भरिए। क्या है बच्चों? रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? व्यंजनों को बोलने में ब्लैंक की सहायता लेनी पड़ती है। तो आप बताइए, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? बताइए। स्वरों की। क्योंकि जब आप कोई व्यंजन बोलते हैं तो उसके पीछे से स्वर की ध्वनि आती है, जैसे कि क। तो का के पीछे किसका साउंड आ रहा है? अ का आ रहा है ना? तो व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों को बोलने में आपको किसकी सहायता लेनी पड़ती है बच्चों? स्वरों की। ओके, चलिए उसके बाद जो आपका सेकंड सेंटेंस है वो क्या है? ब्लैंक हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों बताइए कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? हिंदी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।
ओके, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है, बताइए हिंदी भाषा की लिपि क्या है बच्चों, बताइए मुझे। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो क्या होती है बच्चों? देवनागरी। चलिए उसके बाद अब हम अपनी अगला सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो 4th नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो है हिंदी वर्णमाला में मात्राएं होती हैं। बताइए हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं? 10। हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? 10। बताइए कैसे? क्योंकि हमारे 11 स्वर होते हैं और अ की मात्रा नहीं होती है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है ना, तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं हो गई बच्चों? 10। समझ आया आपको? हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है ना। चलिए उसके बाद जो अगला सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए आप? जो कर्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। कर्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उद्देश्य कहलाता है। समझ आया आपको? मतलब जिसके बारे में बात कही जा रही है वो कर्ता होता है और उसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं ना। आपने पढ़ा है ना, वाक्य के 2 प्रकार होते, 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, तो जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो उद्देश्य होता है ना, और जो जितना भी काम हो रहा होता है वो विधेय होता है। तो किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है बच्चों? देखिए, तो हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है वो है सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। आपको क्या करना है? जो आपका सही कथन है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है और जो आपका गलत कथन है उस पर आपको गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो पहला क्या है? सभी भाषाओं को लिपि की आवश्यकता नहीं होती। मतलब किस सभी भाषाओं को लिपि की आवश्यकता नहीं होती, ये कैसा है बताइए? सही है या गलत है? क्योंकि प्रत्येक भाषा को लिपि की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये क्या है? ये गलत है। तो इस पर हम किसका साइन लगाएंगे बच्चों? क्रॉस का। ठीक है, मतलब सभी भाषाओं को लिपि की आवश्यकता नहीं होती, ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? रॉन्ग है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड जो हमारा सेंटेंस है वो है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से वाक्य बनते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? शब्द बनते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? कि वाक्य बनते हैं। तो आप बताइए ये स्टेटमेंट सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से वाक्य नहीं बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा है बच्चों? रॉन्ग है। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से वाक्य बनते हैं, ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? रॉन्ग है। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? क्रॉस। चलिए उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है? महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। आप बताइए, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है? हाँ, ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है। तो आप इस पर क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे, मतलब सही का निशान लगाएंगे। ओके, चलिए उसके बाद जो आपका 4th नंबर का स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो वो क्या है? 2 व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जब 2 व्यंजन मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनता है। बताइए ये सही है या गलत है? सही है, क्योंकि 2 व्यंजन मिलाकर ही तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज में क्या है? तो बच्चों हमारी हिंदी ग्रामर के मॉडल टेस्ट पेपर की 4th एक्सरसाइज क्या है? एक शब्द में उत्तर दो। आपको क्या करना है? जो आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको इनके एक शब्द में उत्तर देने हैं। ओके, तो चलिए देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? उर्दू भाषा किस लिपि में है? उर्दू भाषा कौन सी लिपि में है बताइए आप मुझे।
उर्दू भाषा फारसी लिपि में है। उर्दू भाषा कौन सी लिपि में है बच्चों? उर्दू भाषा फारसी लिपि में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? फारसी। तो उर्दू भाषा किस लिपि में है? फारसी लिपि में है। तो इसका आंसर क्या हुआ? फारसी। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। समझ आया आपको? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो आप इसमें क्या फिल करेंगे? वर्ण। ओके, चलिए उसके बाद हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? आप बताइए मुझे। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? बोलिए। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? आप बताइए जल्दी से। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। केरल में बच्चों कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तो एक बार फिर से मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका रिवीजन करवा देती हूँ। उर्दू भाषा किस लिपि में है? फारसी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आई? चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? तो 5th नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है बच्चों वो क्या है? निम्नलिखित में से सार्थक तथा निरर्थक शब्द छांटकर लिखिए। आपको क्या करना है? आपको जो शब्द दिए हैं आपको उनमें से सार्थक शब्द अलग करने हैं और निरर्थक शब्द अलग करने हैं। तो पहला शब्द है आपका रोटी। आप बताइए रोटी का कोई मतलब होता है? रोटी का कोई अर्थ होता है ना? आपको रोटी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में रोटी आ गई ना? तो रोटी कैसा शब्द हुआ बच्चों? सार्थक शब्द। आप जानते हो जिस शब्द का कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे ही आपने रोटी शब्द सुना आपके दिमाग में क्या आया? गोल गोल तवे पे डालकर मम्मी रोटी सेकती है ना? तो इसीलिए रोटी आपका कैसा शब्द हो गया बच्चों? सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? पढ़ना। पढ़ने से आपको कुछ याद आया? हाँ, हमको किताब पढ़नी होती है, हमें पढ़ाई करनी होती है ना? तो पढ़ना भी आपका कैसा शब्द हो गया बच्चों? सार्थक। उसके बाद अनार। अनार से क्या याद आया? रेड रेड गोल गोल जिसके अंदर बहुत सारे दाने निकलते हैं अनार के ना? तो अनार आपका कैसा वर्ड हो गया बताइए? सार्थक शब्द, क्योंकि उसका भी कोई मतलब होता है। अब अगला जो शब्द है वो है पसंद। पसंद का कोई मतलब है? आपके दिमाग में कुछ आया? नहीं आया। तो ये कैसा शब्द हो गया? निरर्थक। नीपा। नीपा से आपके दिमाग में कुछ आया? नहीं आया। बताइए, आया हो तो? नहीं आया ना? तो ये कैसा शब्द हो गया बच्चों? निरर्थक। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है कमन। कमन का कोई मतलब होता है? आप बताइए मुझे। नहीं। तो ये भी कैसा शब्द हो गया बच्चों? निरर्थक, क्योंकि इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद अगला शब्द क्या है? काजल। बताइए आप, काजल शब्द सुनकर आपके दिमाग में कुछ आया? हाँ, काला काला जो हम आंखों पे लगाते हैं काजल होता है वो, है ना? तो काजल आपका कैसा शब्द हुआ बच्चों? सार्थक शब्द। उसके बाद अगला है धूप। धूप से आपको कुछ समझ में आया? हाँ, सूरज की रोशनी से धूप निकलती है ना? जो दोपहर के टाइम में क्या निकलती है? धूप निकलती है। तो धूप कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। उसके बाद लकम। लकम शब्द सुनने से आपको कुछ याद आया? नहीं, लकम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो ये कैसा शब्द हो गया? निरर्थक शब्द। गर से आपको कुछ शब्द याद आया बच्चों? नहीं। तो ये कैसा शब्द है बच्चों? सार्थक शब्द। रोटी, पढ़ना, अनार, काजल, धूप कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द। पसंद, नीपा, कमन,
लकम, गर, ये कैसे शब्द थे बच्चों? निरर्थक शब्द। तो बच्चों आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आई? चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? तो बच्चों हमारे हिंदी ग्रामर के मॉडल टेस्ट पेपर की जो 6 नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? निम्न वाक्यों में अनुनासिक मात्रा के शब्द भरिए। आपको जो वाक्य दिए हैं आपको उसमें अनुनासिक मात्रा के शब्द लिखने हैं। ओके, तो चलिए पहला सेंटेंस क्या है आपका? रात में ब्लैंक निकलता है। रात में डैश निकलता है। क्या निकलता है बताइए आप? चांद निकलता है। तो रात में चांद निकलता है। आप जानते हो अनुनासिक मात्रा के शब्द, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। आपको चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्द लिखने हैं। क्या करना है आपको इसमें? चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्द लिखने हैं। ओके, तो निम्न वाक्यों में अनुनासिक मात्रा के शब्द भरिए। आपको क्या करना है? तो ये वाक्य हैं उनमें आपको अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। तो रात में निकलता है। रात में क्या निकलता है बच्चों? चांद। रात में चांद निकलता है। चलिए उसके बाद जो आपका सेकंड सेंटेंस है वो क्या है? सीता ब्लैंक साफ कर रही है। तो सीता बताइए क्या साफ कर रही है? दांत साफ कर रही है। सीता दांत साफ कर रही है। ठीक है। अब जो आपका थर्ड वाला सेंटेंस है वो क्या है? राजू, राजू ब्लैंक के ग्लास में दूध पीता है। राजू ब्लैंक के ग्लास में दूध पीता है। राजू कैसे ग्लास में दूध पीता है बच्चों? कांच के ग्लास में दूध पीता है। राजू कांच के गिलास में दूध पीता है। कृष्ण जी ब्लैंक बजाते हैं। कृष्ण जी क्या बजाते हैं बच्चों? बांसुरी बजाते हैं। तो कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं। रात में चांद निकलता है। सीता दांत साफ कर रही है। राजू कांच के ग्लास में दूध पीता है। श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं। तो बच्चों आपको उसमें क्या करना है? आपको इस एक्सरसाइज में जो आपको वाक्य दिए हैं आपको उनमें अनुनासिक मात्रा के शब्द लिखने हैं। और अनुनासिक मात्रा हमारी क्या होती है? चंद्र बिंदु वाली मात्रा को हम अनुनासिक मात्रा कहते हैं। और जो अंक की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज भी समझ आई? तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आपको मॉडल टेस्ट पेपर 1 समझ आया? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर के होमवर्क में आज आपको मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करना है और अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही साफ और सुंदर राइटिंग में आप हिंदी ग्रामर का मॉडल टेस्ट पेपर हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करना है, जिसमें आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का रिवीजन कराया है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है बच्चों? आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर के मॉडल टेस्ट पेपर 1 को सॉल्व करना है। ओके, आपको समझ आई मेरी बात? चलिए गुड बाय।